नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मैं कई टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो बिना किसी देरी के बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, विच इंसिडेंट्स कॉज्ड महात्मा गांधी टू कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन को रोकने का क्या कारण था? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को रोकने का क्या कारण था? तो ये था भाई चौरी चौरा राइट्स। जो चौरी चौरा राइट्स हो गए थे, गोरखपुर में एक इलाका है चौरी चौरा, यहाँ पर एक थाने में कुछ पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था और आग लगा दी गई थी पुलिस स्टेशन में पूरे। तो ये जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, याद रखने है डेट आपको। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के एक समूह को पुलिस कर्मियों ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो इसकी जवाबी कार्रवाई में इलाके के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और इसके परिणाम स्वरूप थाने के अंदर के लोग मारे गए। और गांधी जी जो थे अहिंसावादी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने पूरे देश में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, तो इस आंदोलन के तहत क्या था कि जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उसका बहिष्कार करना था, असहयोग करना था। विदेशी सारे लॉज का, जो अंग्रेजी रूल ने जो लॉज बनाए थे उनका विरोध करना इसका लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज इट्स ओरिजिन्स इन टर्की? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की उत्पत्ति तुर्की में हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तुर्की में किस आंदोलन की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जो उत्पत्ति है बच्चे, वो कहाँ हुई है? तुर्की से हुई है। ठीक है, तो तुर्की से जो खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ इसके फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखते हैं भाई, तो वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द इस्लाम फॉलोवर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो खिलाफत आंदोलन था पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ इस्लाम फॉलोवर्स के द्वारा, टू अनकरेज यूरोपियन पावर नॉट द डिसम्बर द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टार्ट इसलिए किया गया था कि जो यूरोपीय शक्ति हैं वो तुर्क साम्राज्य को ख़त्म ना कर सकें और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो यूरोपियन पावर्स का चूँकि इंडिया में भी प्रभुत्व था, तो ये तुर्क शासन को ख़त्म ना कर सके, ये इसका मेन मोटिव था। और भारतीय मुसलमान इस आंदोलन का समर्थन किया उन्होंने भी। और जो जो ब्रिटेन के लोग थे, उनकी नीतियों का विरोध किया गया भारतीय मुसलमानों के द्वारा। और यहाँ पर भी इंडिया में भी ये आंदोलन देखने को मिला। तो काफ़ी यहाँ पर सक्रिय हुए, जो मुस्लिम आबादी थी मेन रूप से ये सक्रिय हुई खिलाफत आंदोलन में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात की जा रही है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे इसमें आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने थे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? ये बनी थी 1885 में, 1885 में बनी थी। और ये एक्चुअल में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा बनाई गई। और जो उसके जो पहले इसके जो हेड थे, एओ ह्यूम, ये वर्ड याद रखना, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम इसके पहले हेड थे और इन्हीं ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना आपको। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें शुरू में एओ ह्यूम ने जो कुछ भारतीय थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे, उनको इसमें जोड़ा और एक मंच दिया उनको, भारत के लोगों का समर्थन करने के लिए एक मंच दिया।
और फिर धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस फैल गई और एक इंडियंस को इसके ऊपर धीरे धीरे भरोसा होने लगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे आज़ादी में बहुत अच्छे रोल्स अपनाए। इसी के बैनर तले सारे आंदोलन, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, इसी के बैनर तले हुए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना एक्चुअल में इसी के बैनर तले सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। बहुत ही नेता आए और बहुत ही नेताओं ने यहाँ पर अपना समर्थन दिया देश को आज़ाद कराने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट टू रिजर्व इलेक्टोरल सीट फॉर डिप्रेस क्लास। ठीक है, तो जो डिप्रेस क्लास थे, डिप्रेस क्लास मतलब जो छोटे वर्ग के लोग थे, जिनका समाज में उच्च स्थान नहीं था, उनके लिए रिजर्व इलेक्टोरल सीट किस पैक्ट के द्वारा साइन किया गया कि उनके लिए भी एक इलेक्टोरल सीट रिजर्व होगी? तो ये हुआ था पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में रिजर्व सीट हुआ था। और जो पूना पैक्ट की जो संधि है वो 24 सितंबर 1932 में बनी। और ये जो था एक अंबेडकर, जो BR अम्बेडकर थे और महात्मा गांधी, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। और यह एक समझौता था जो कि नई भारतीय सरकार में उदास वर्ग का मतलब है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसको अलग से इसमें इनको रिजर्व इलेक्टोरल सीट देना था। और उदास वर्गों के लिए 148 चुनावी कोटा के तहत सीट देने का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, 148 इलेक्टोरल सीट उदास वर्ग के द्वारा को दिया गया अकॉर्डिंग टू द पूना पैक्ट। याद रखना है, SSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो पूना पैक्ट था वो किस दो नेताओं के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, है ना, पूना में हुआ था, इसलिए इसका नाम पूना पैक्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हु इज द फॉलोइंग प्रिसाइड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 in which demand of पूर्ण स्वराज was raised on the bank of river रावी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें रावी नदी पर, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, रावण नदी हो गया, ये रावी नदी है, ये रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और ये जो रावी नदी के तट पर ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर सेशन के दौरान। तो एक इसकी बहुत ही पुरानी फेलिस्ट है और इसके ऊपर बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ें हैं, उन सबको मैं कवर कराता हूँ आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये सिर्फ हिंदी में ही है, तो हिंदी में आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं शुरू से। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। जो उस टाइम का पंजाब प्रांत था, वहाँ की राजधानी लाहौर थी और वहाँ पर हुआ। और यह ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ, जो मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। मेन रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इसको रेज किया, मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज अब हमें चाहिए, अब हमें आधा अधूरा भारत नहीं चाहिए, पूरी तरह से ब्रिटेन जो अंग्रेजों से फ्री इंडिया हमें चाहिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जब पूर्ण स्वराज का विचार किया तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली और बहुत ही ज़्यादा और नेताओं ने उनका समर्थन किया, है ना। तो लेकिन इसमें एक बहुत ही ट्विस्ट बात है, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए ये बहुत ही जानने वाली बात है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये लाइन आप कहीं भी लिख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। यहाँ पर जो 18 प्रांतीय कांग्रेस समिति में से सिर्फ 3 का ही समर्थन नेहरू को प्राप्त हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो 18 प्रांतीय कांग्रेस समिति थी उसमें सिर्फ लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग थी उसमें सिर्फ 3 का ही उनको समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है,
लेकिन बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस में सभापति जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। ठीक है, तो उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक युवा थे, और इस पर जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो ये सारी चीज़ें देखते हुए महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को ही बोला कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। और इसके कुछ रीजंस भी थे कि एक पूर्ण स्वराज की मांग लगभग पूरे देश में एक जन धारणा बनी हुई थी कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न था कि जवाहरलाल नेहरू को समर्थन प्राप्त था, इसीलिए ये मांग स्वीकार हुई। और यहाँ पर फिर कुछ चीज़ें करी गई, और यहाँ पर एक नेहरू जी का एक कोट है। कोट क्या है कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कॉमरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित है। ये जो स्टेटमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इन द लाहौर सेशन 1929 में। और ये स्टेटमेंट याद रखना है यूपीएससी बेस एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस बेस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो भाई 31 दिसंबर 1929 मतलब अगला साल 1930 होने वाला था, साल का अंतिम दिन। और इसी दिन की रात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे वहाँ पर, उसके बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, तो तिरंगा झंडा सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 में फहराया गया। और ये पूछा भी जा सकता है कि तिरंगा झंडा किस सेशन में फहराया गया, तो लाहौर सेशन में फहराया गया। और इसी दिन वहाँ पर ये एक प्रण लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रण लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया जाएगा और सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक शपथ ली गई लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास हुए। तो वो कौन कौन से प्रस्ताव थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्रस्ताव था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तीसरा क्या था, कांग्रेस कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो कांग्रेस से ही शुरू करेगी, और जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो कर लगाए गए थे भारतीय जनता पर, तो लोगों से आह्वान किया गया कि आप इसको भुगतान ना करें। ठीक है, इसका विरोध करें कड़े रूप से। ठीक, अगला पॉइंट क्या है भाई, सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें की गई कि ब्रिटिश शासन में जो भी कांग्रेस के जो मेंबर हैं, जो उसमें इंक्लूड हैं, वहाँ से त्यागपत्र दे दें और उनका पूर्णतः विरोध करें। और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ये सारी बातें लाहौर सेशन में की गई। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखने, कोई सा भी एक पॉइंट आपसे आ सकता है एग्जाम में, जैसे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किस सेशन में किया गया, तो लाहौर सेशन में किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप से आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने एक पूरा विस्तृत रूप से लाहौर सेशन को एक्सप्लेन किया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया। तो ये जो पारित किया गया है बॉम्बे में पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, और ये पारित किया गया 14 जुलाई 1942 को। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा की जो कांग्रेस की कार्य समिति में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद
प्रयागराज जिसका नाम है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया है ना। तो 1 अगस्त इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया जब ये पारित किया गया इसके पश्चात, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और यहाँ पर इसको मंजूरी मिली। तो सबसे पहले कांग्रेस की कार्य समिति में 14 जुलाई 1942 को ये पारित हुआ और जब मंजूरी मिली, अगर क्वेश्चन आता मंजूरी कब मिली, तो 8 अगस्त 1942 को मंजूरी मिली और वर्धा में कब पास हुआ है, 14 जुलाई 1942 को, ठीक है। तो एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी फेलिस्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में ये सारी चीज़ें हुई। तो ये मेन चीज़ है, ये मैदान का नाम याद रखना है, क्योंकि जो स्टेट टीचर यूपीएससी है वो इन छोटे चीज़ों से ही आपका क्वेश्चन बनाता है। जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। जो एसएससी है वो जनरली डेट पूछ सकता है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी हमेशा टेक्निकल चीज़ों से क्वेश्चन उठाता है, यही उसकी खासियत है। यूपीएससी के जो क्वेश्चन है इसीलिए और एग्ज़ाम से अलग होते हैं, ठीक है। तो किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रण लिया गया या उसको मंजूरी मिली, तो ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। तो इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन का तत्काल समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पर इनका लोकतंत्र बनाया जाए, ठीक है। तो इसके कुछ और भी चीज़ें हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, चूँकि 8 अगस्त 1942 को इसको मंजूरी मिली, तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। याद रखना आपको, इसको भाई अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है। तो यह आंदोलन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 वर्ष बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ 9 अगस्त को, पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो जो काकोरी कांड था, है ना, काकोरी कांड भी 17 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। 17 वर्ष पहले आप समझ सकते हैं 1927 में, ठीक है। तो 8 अगस्त 1927 में काकोरी कांड हुआ था। तो उसके ठीक 17 वर्ष बाद ही, ठीक है, उसके ठीक 17 वर्ष बाद ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई 9 अगस्त 1942 में। और जो भारत छोड़ो का जो नारा था इसी आंदोलन में दिया गया, और जो भारत छोड़ो का आंदोलन था, नारा था, वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद रखना आपको, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन इंडियन सेंचुरी कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस कमीशन ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया कि जो इंडिया एक्ट है 1919 का, जो इंडिया एक्ट है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो 1919 का जो एक्ट है इसको किस और नाम से जाना जाता है, किस सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है। तो इसको रिव्यू करने के लिए किस कमीशन को ब्रिटिश काउंसिल ने पारित किया था इंडिया के लिए, जो कि ब्रिटेन से आया था। तो ये पारित किया गया भाई साइमन कमीशन को, जो इंडिया आया और 1919 एक्ट के तहत जो चीज़ें थी उसको रिव्यू करने आया कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो साइमन कमीशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि कैसे भगत सिंह को फांसी हुई और लाला लाजपत की लाठी चार्ज में मृत्यु हुई। ये सारी चीज़ें मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूँ, तो चीज़ों को समझते हैं। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में की और इस कमीशन में 7 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस कमीशन में 7 सदस्य, जिसमें एक भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था। वे सारे के सारे सदस्य ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए गए थे और सारे श्वेत सदस्य इंग्लिश मैन थे सारे के लोग। तो इसीलिए
साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया क्योंकि सारे सदस्य इसमें इंग्लिश के थे, है ना, सारे सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है, तो इसीलिए उनको श्वेत कमीशन के नाम से भी भारतीयों द्वारा बोला गया, ठीक है। तो साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। कब की गई बच्चे? 8 नवंबर 1927 को की गई। और कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हमने इस बात के लिए ये कमीशन बनाया है, ठीक है। चूँकि जो 1919 में जो भारत सरकार का अधिनियम था उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम को हर 10 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा, हर 10 साल में इसका रिव्यू किया जाएगा और भारतीयों को जिस भी चीज़ की मांग, जिस भी चीज़ की नीड होगी उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत इसमें इनको इंक्लूड करके उसमें भारतीयों का उसे संवैधानिक अधिकार बनाया जाएगा। ये पूरा उसमें एक प्रोविज़न दिया गया था 1919 में। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई? अंग्रेज़ों ने इस कमीशन को बनाया ही सिर्फ इसीलिए थी कि ताकि भारत के लोगों का उत्पीड़न किया जा सके। और चूंकि हर 10 साल बाद बनना था, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने इसे 1927 में लॉन्च कर दिया, 2 साल पहले ही लॉन्च कर दिया इसे, ठीक है, इस कमीशन को, और जिसका पूर्णतः विरोध हुआ भारत में। तो और चीज़ों को देखते हैं भाई। तो 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा कि जो इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा, ठीक है। तो ये पहले से 1919 में ये सारी चीज़ें तय थी कि इस तरीके का कुछ नियुक्त किया जाएगा, लेकिन 2 साल पहले ही उसे नियुक्त कर दिया गया। और मेन रूप इसमें जो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया इस कमीशन में, ये सबसे बड़ा मुद्दा था भारतीयों का, ठीक है। तो 1927 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री एम.एन. अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबंध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुलाकर के अपने संविधान का निर्णय कर सके, ठीक है। तो ये बात श्री एम.एन. अंसारी ने कही, जो कि मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ताकि गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुलाकर अपने संविधान बनाने का खुद भारतीय उसका निर्णय कर सके। चूँकि इस गोलमेज सम्मेलन का फिर विरोध किया गया, मैंने अभी बताया लाहौर में, जो लाहौर अधिवेशन था रावी नदी के तट पे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें साइमन कमीशन से ही जुड़ी हुई हैं। कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो हिस्ट्री के फैक्ट्स मत याद रखो, आप ये सोचो कि ये जो घटना घटी है हिस्ट्री में, तो ये क्यों घटी है, उसको रिलेट करो, पीछे किसी चीज़ की वजह से घटी होगी। जैसे आप कोई काम करते हो तो उसका रीज़न होता है काम करने का। आप खाना खा रहे हो तो भूख लगी तो खाना खाओगे, तैयारी कर रहे हो तो नीड है आपको, तो इसलिए वो कर रहे हो, ठीक है। तो उसका कोई रीज़न है, अपना सबका एक पर्सनल रीज़न है। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में जो भी घटना घटी है उसका एक रीज़न होगा, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो चीज़ हुई होगी। तो सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से कनेक्ट करके पढ़ो, तभी उसका मजा है, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत आया, ठीक है, जिसमें इसका पूर्णतः विरोध हुआ। और लखनऊ में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हुए और जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो अपंग हो गए, ठीक है, लखनऊ में जब लाठीचार्ज हुआ। 30 अक्टूबर 1928, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 23 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया, और जिसमें पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर बहुत लाठियां बरसाईं और बुरी तरह वो घायल हो गए और कुछ दिन बाद वह मर गए। लेकिन वो मरने से पहले उन्होंने एक बात कही कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज़ों की ताबूत की कील बनेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उनके ऊपर बरसी हर एक लाठी की जो चोट है अंग्रेज़ों के ताबूत की कील बनेगी। और उनकी फिर मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। तो 30 अक्टूबर 1928 को उन्होंने लाठी खाई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु होगी, लगभग 18 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी, और इस घटना के बाद भगत सिंह को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची, ठीक है। तो आगे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली क्या हुआ कि 1928 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुई, ठीक है।
अब 17 दिसंबर 1928 का दिन था, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि भगत सिंह को एक बहुत ही गहरी चोट पहुंची और भगत सिंह ने प्रण लिया कि अब जिसने लाठी बरसाई है उसको जान से मारना है। तो एक महीने की बात है, एक महीने बाद ही बात, 17 दिसंबर 1928, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 17 दिसंबर 1928 को उप अधीक्षक सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला। जो उप अधीक्षक होते हैं वो सैंडर्स था उस टाइम, तो वो बाहर निकला दफ्तर से, उसे ही स्कॉट समझकर राजगुरु ने उस पर गोली चला दी, ठीक है। क्योंकि स्कॉट ने ही, जो वो समूह था, जो लाला लाजपत राय का समूह था, वो जो स्कॉट अध्यक्ष था, पुलिस अध्यक्ष था, तो उसने उस समूह के ऊपर लाठियां चलाने का आदेश दिया था। लेकिन जब इन लोगों ने पूरा, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव ने ये पूरी प्लानिंग बिठाई और इनको इसको मारने की कोशिश करी, तो जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकला तो राजगुरु ने समझा कि ये जो है ये स्कॉट ही है। लेकिन वो कौन था? उप अधीक्षक था सैंडर्स। तो सैंडर्स को मार दिया, गोली मार दी उसके सिर पर। भगत सिंह ने भी गोली मारी उसके सिर पर और राजगुरु ने भी, और मार कर वहाँ से भाग गए। और इसमें क्या हुआ कि जो पूरी अंग्रेज सत्ता थी वो कांप उठी। और अगले ही दिन भगत सिंह ने पूरा इश्तिहार भी बांट दिया कि लाहौर की दीवारों पर एक इश्तिहार चिपका दिया कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु का बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ले लिया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय का जो है बदला ले लिया है। तो फिर अब इनका अगला मकसद था कि जाकर जो असेंबली थी, केंद्रीय असेंबली, उसमें कोलकाता में थी जो कि उस टाइम, तो उसमें बम फेंकना, ठीक है, और ज़्यादा अंग्रेजी शासन को हिलाना, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये सभी लोग अपना भेष बदल कर ट्रेन में बैठकर, कोई ट्रेन में अन्य अन्य डिब्बों में बैठकर साधु बनकर, जैसे राजगुरु जो है नौकरों के डिब्बे में बैठे और जो आज़ाद थे वो साधु बने, ठीक है, अन्य डिब्बों में जाकर वो बैठ गए और कलकत्ता पहुंच गए, ठीक है। कलकत्ता जो में वो भगत सिंह अनेक क्रांतिकारियों से मिले और वहाँ पर जो भगवती चरण थे वहाँ पहले ही पहुँच गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लानिंग बनाई गई कि जो कलकत्ता असेंबली थी वहाँ पर बम फेंकने का प्लानिंग बनाई थी। तो उस टाइम जो सेंट्रल असेंबली थी वो कोलकाता में ही थी, ठीक है। तो इसके अवसर भी शीघ्र ही मिल गया। तो जिस दिन बम फेंकना था उसी दिन जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें दो बिल पेश होने वाले थे। एक बिल था बच्चे जन सुरक्षा बिल और एक था औद्योगिक विवाद बिल। ये दो बिल पेश होने वाले थे, जन सुरक्षा और औद्योगिक विवाद बिल। और इस बिल के अंतर्गत जितने भी हमारे देश में युवक आंदोलन उठ रहे थे और जो मजदूरों की हड़ताल उठ रही थी उनके अधिकारों को दबाना था। इस बिल का मेन मकसद यही था, ठीक है। तो भगत सिंह और आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के बैठक में फैसला किया गया कि क्या फैसला किया गया कि भाई 8 अप्रैल 1929 को जब इन दोनों बिल की चर्चा चल रही होगी तो उसी टाइम हम बम को फेंकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो वक्कुटेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, लेकिन बाद में भगत सिंह ने कहा कि मैं आगे आऊँगा और वह विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने मना कर दिया। और भगत सिंह और जो वक्केश्वर दत्त थे ये दोनों गए असेंबली में बम को फेंकने, ठीक है। तो उसी टाइम क्या था भाई? तो इसी टाइम क्या था कि ये बिल पेश होने वाला था और भगत सिंह ने एक बम, पहला बम जो था वो भगत सिंह ने फेंका, और जो बम था वो दत्त ने फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और इसी टाइम जो है जो पूरे असेंबली में खलबल मच गई और जो जॉर्ज शुस्टर था वो अपने मेज के नीचे छुप गया, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, और बिल्कुल भगदड़ मच गई, ठीक है। और दोनों ही जो भगत सिंह थे और वक्केश्वर दत्त थे दोनों ही वहाँ से नहीं भागे और वहीं पे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो उन पर बाकी मुकदमा चला, ठीक है, खुद से सरेंडर हुए, बाकी मुकदमा चला, ठीक है। भगत सिंह को मियांवली जेल में रखा गया और लाहौर में सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम धमाके आदि मामले चले और
बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो ये पूरा एक फेलिस थी कि किस तरीके से साइमन कमीशन आया और बाकी बाद में भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा, फिर असेंबली में बम फेंका। तो ये सारी एक पूरी फेलिस्ट है घटनाओं की। और एक तरफ जो उदारवादी जो क्षेत्र था, जिसमें अहिंसावादी जो क्षेत्र थे, जो नरम दल के लोग थे, उन्होंने रावी नदी लाहौर तट पर एक प्रण लिया कि पूर्ण स्वराज का, और गरम दल के लोगों ने अपनी जो भावनाएं वो इस तरह से व्यक्त करी। तो सबका एक अपना अपना देश की आज़ादी में एक अपना सबका योगदान रहा। तो इस वीडियो को मैं बच्चे यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल बेस्ट देता हूँ मैं। कंटेंट में कोई चोरी नहीं होती, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।